स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी हैं, जिन डेफिनेशन का यूज़ करके हमें फर्दर एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ चलना है। क्योंकि डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, बहुत सारी एसआई यूनिट हमारे एग्जाम्स में आती हैं, तो डेफिनेशन और एसआई यूनिट को इग्नोर ना करें, क्योंकि सीबीएसई में डेफिनेशंस और एसआई यूनिट भी पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। तो एक ऐसी ही डेफिनेशन है हमारे पास, और जिसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, और जे से डिनोट करते हैं इसको। करंट डेंसिटी, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, सिंपली बोलो, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। सिंपली J इक्वल टू आई बाय ए। या इसकी एक और खास डेफिनेशन है, आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस नॉर्मली। ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसको जो फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करती है उसको फ्लक्स कहते हैं। इसी तरह से द चार्ज विच क्रॉसेस द एरिया नॉर्मली, द चार्ज क्रॉसेस द यूनिट एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड व्हाट? करंट डेंसिटी। इट इज amount of charge crossing a given area normally। जैसे मान लो ये यूनिट, ये एरिया है ये, और यहां से मान लो चार्ज आ रहा है। मान लो इस यूनिट एरिया में से जो चार्ज, मान लो चार्ज का फ्लो तो ऐसे, और इस एरिया का नॉर्मल ये थीटा। अगर आप J को अगर आप J डॉट डी एस निकालोगे तो इट इज I, ऐसे ये I इक्वल टू J डॉट डी एस। गॉस थ्योरम ऐसे ही किया था ना आपने, E डॉट डी एस, ठीक है। ये एन कैप है। अगर एरिया इंक्लाइंड है तो वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया के नॉर्मल जा रहा है। चार्ज का वो कंपोनेंट जो एरिया के नॉर्मल है, उसी को बोलते हैं हम, वही करंट यूनिट एरिया के थ्रू जो नॉर्मली पास करता है, उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है तो डायरेक्शन कहां होगी? डायरेक्शन अलोंग करंट। ऐसा यूनिट क्या होगी? देखो, एम्पियर एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर माइनस 2, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी, ठीक है। डायमेंशन निकाल सकते हो। डायमेंशन अगर कोई बोल दे आपको, करंट के लिए A और एरिया के लिए मीटर माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। क्लियर है? अब हमने पढ़ा है कि J इक्वल टू I अपॉन A, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है, I इक्वल टू ANEVD। ये ए कैंसिल आउट हो गया। NE VD की जगह क्या पुट कर सकते हो आप? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। तो आप J के लिए NE स्क्वेयर ई टाउ बाय एम भी लिख सकते हो। आपको याद होगा ना, हमने एक रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि I इक्वल टू ANEVD, और हमने VD की वैल्यू निकाली थी, विच इज स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। पिछले लेक्चर में ही हमने निकाला था। तो करंट डेंसिटी का हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, NE स्क्वेयर ई टाउ बाय एम। दिस इज करंट डेंसिटी। अगला जो डेफिनेशन है, विच दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी और म्यू से डिनोट करते हैं। देखो, U है, इसकी टांग खींच दो, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी हमने म्यू यूज किया था। जब हम क्लास 10th में थे तो हमने रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन के लिए भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी म्यू को यूज किया था। इट इज मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी साफ पता चल रहा है। हम मोबाइल फोन बोलते हैं, मोबाइल मतलब मूवमेंट।
कोई भी चीज मूव कर सकती है। तो चार्ज की जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, दैट इज मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मोबिलिटी को क्या लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन आएगी, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू इक्वल टू वी डी डिवाइडेड बाय ई, और वी डी का फॉर्मूला स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम डिवाइडेड बाय ई, इट इज ई टाउ बाय एम। और किसी चार्ज के लिए, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए था, किसी चार्ज के लिए मोबिलिटी को क्या लिख सकते हो, क्यू टाउ बाय एम। यानी चार्ज ज्यादा, मोबिलिटी म्यू डिपेंड्स ऑन, पहला तो चार्ज पे, दूसरा टेम्परेचर पे, जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। एक्चुअल में रिलैक्सेशन टाइम है, ये रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसीलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, टेम्परेचर। आप ये मत सोचना कि ये टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम यहां लिख देता हूं, रिलेटेड टू टेम्परेचर, इसीलिए मैंने बोला टेम्परेचर। और तीसरा फैक्टर क्या है, मास। यानी हैवी होगा तो कम मोबिलिटी होगी, भाई भारी चीज का मूवमेंट मुश्किल होती है, हैवी लो मोबिलिटी, ज्यादा चार्ज ज्यादा मोबिलिटी। अब देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी। गर्म करने पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कोलिजन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी, जल्दी जल्दी टकराएंगे वो लैटिस के आयंस के साथ, इंप्योरिटीज के साथ, आयंस की वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी, आयंस की भी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो कोलिजन का टाइम कम हो जाएगा। जितना कम कोलिजन का टाइम होगा, मोबिलिटी उतनी कम होगी, ये ध्यान रखें। तो इन फैक्टर्स पे आपकी मोबिलिटी डिपेंड करती है। अब अगर मैं इसकी एसआई यूनिट निकालूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यहां देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं ले जाऊं तो वोल्ट, अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं तो वोल्ट -1, ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर सेकंड -1। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एसआई यूनिट है, ये ध्यान रखें आप। क्लियर? स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। अब हम इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन। टॉपिक क्या, छोटी छोटी डेफिनेशन है आज की, उसमें स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन करना ना भूले बेटा, आपके खुद के नोट्स आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो है हमारी, उसको कहते हैं कंडक्टेंस। क्या डेफिनेशन नेक्स्ट आपको पढ़नी है, दैट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जी से डिनोट कर लेते हैं, कोई और सिंबल हो, कोई स्पेसिफिक सिंबल तो है नहीं, आपकी मर्जी। और कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इक्वल टू 1/R। ऑल्सो R का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, ml/a/ne² टाउ, यहां पुट कर दो 1/ml/a/ne² टाउ। तो क्या लिख सकते हो, a/ne² टाउ बाय ml। कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और इसकी एसआई यूनिट निकालनी है आपको। देखो 1/R है, सिंपली ओम इनवर्स लिख सकते हो या ऐसे, ये जो डेल्टा का निशान है इसमें -1 ओम इनवर्स, या मूव कर दो, और ना तो साइमन,
एस सिंबल होता है इसका, मर्जी आपकी, तीनों में से कोई भी ऐसा यूनिट में चलेगी, ओम इनवर्स, मो या साइमन। क्लियर है? ऐसा यूनिट है कंडक्टेंस की, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद जो आपको अगली डेफिनेशन याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए कंडक्टिविटी, सिग्मा। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। अब आप देखो, रो रेजिस्टिविटी है और रो का फॉर्मूला क्या होता है? RA/L। क्लियर? तो अब देखें आप, R के लिए ML/ANE² टाउ और साथ में A/L, A से A कटेगा, L से L कटेगा, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? M/NE² टाउ। यहां पुट करो सिग्मा की जगह ये वैल्यू, तो क्या आएगा? 1/M/NE² टाउ, इट इज NE² टाउ/M। तो ये आपकी सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई? NE² टाउ/M। क्लियर? अब देखो इसकी SI यूनिट देखो, इसकी अगर मैं रो की बात करूं, रो की SI यूनिट होती है यहां से ओम, यहां से मीटर, ओम मीटर। पर अगर मैं सिग्मा की SI की यूनिट की बात करूं, दोनों नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा? ओम की पावर -1, मीटर की पावर -1। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या अगर आप चाहो तो लिख दो मोह मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, आपकी मर्जी। तीनों में से कोई भी ऐसा यूनिट आप लिख सकते हो। किसके लिए? किसकी ऐसा यूनिट है ये? कंडक्टिविटी की। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या मोह मीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स, ये ऐसा यूनिट है आपकी कंडक्टिविटी की। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कई बार, इन डेफिनेशंस को देखने के बाद, केमिस्ट्री में भी है वो, फिजिक्स में भी पूछते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज मोर देन इलेक्ट्रोलाइट। भाई कंडक्टिविटी मेटल की इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होती है, क्यों? क्या कारण है? देखो आंसर, हमको पता है रेजिस्टिविटी जो मेटल की है वो कम होती है रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी रो मेटल इज लेस देन रो ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंबल लिखा मैंने दोनों का, रेजिस्टिविटी का रो लिख दिया, सबस्क्रिप्ट में यहां मेटल लिख दिया सबस्क्रिप्ट, और यहां सबस्क्रिप्ट में इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। अब देखो, बिकॉज सिग्मा इक्वल टू 1/रो, हमें पता है कि जो 3 है इट इज ग्रेटर देन 2, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/3 इज लेस देन 1/2। आपको पता है साइन ऐसा हो जाता है क्योंकि ये उल्टा है, इसीलिए सिग्मा ऑफ मेटल विल बी ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भाई क्योंकि मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसके अंदर, मेटल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में। और उसका रीजन भी है, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर्स कम होते हैं, उनकी मोबिलिटी कम होती है, सिंपल बात है। तो ये स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन कर लें। इसके बाद का जो रिलेशन है आपका, उस रिलेशन को बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता है राइट द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, या बोलेगा कि एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड ईएमएफ, या J सिग्मा एंड E।
क्या बोलेगा आपसे? एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी ईएमएफ एंड करंट डेंसिटी। क्या क्वेश्चन आता है? रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, या इसको बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दोनों केसेस में यही डेरिवेशन करनी है आपको। देखो, अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो आपको पता है इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, R = ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। सबका मतलब आपको पता है। इसमें m मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, T ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि करंट I = ANEV, इसमें भी आपको सब पता है। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें से ये जो वैल्यू है आपके पास, यहां देखो, यह आपके पास। अब क्या करो, अच्छा एक चीज और है, एक आपने वैल्यू और पढ़ी है। वैसे इसको ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, ये आपने पढ़ा। ये तीनों रिलेशंस हम इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको 1 डाल दूं, इसको 2 डाल दूं और इसको 3 डाल दूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, फ्रॉम 2 and 3 दूसरी और तीसरी इक्वेशन को यूज करता हूं मैं, तो क्या होगा मेरा? देखो, I will become equal to ANE और VD की जगह क्या डाल रहा हूं मैं? स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय m। यहां से देखो, I बाय A इधर लाया मैं, यहां N, E और E स्क्वेयर कैपिटल E टाउ बाय m। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, N E स्क्वेयर टाउ को एक तरफ ले गया और यहां m और यहां पर E। एक रिलेशन मैंने और पढ़ा था, जिसमें मैंने पढ़ा था कि सिग्मा = NE स्क्वेयर टाउ बाय m। इससे पिछले टॉपिक में ही पढ़ा था हमने, या हमने ये पढ़ा था, अगर याद हो, कि रो = m अपॉन NE स्क्वेयर टाउ। सिंपली, तो चाहो I बाय A इज J, चाहो तो इसको 1 बाय रो इंटू E भी लिख सकते हो। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, यहां तो J रहेगा, 1 बाय रो = सिग्मा और साथ में E। और अगर इसको वेक्टर बनाना चाहते हो तो ये वेक्टर है, सिग्मा स्केलर है और ये वेक्टर है। यही ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक है कलर कोड्स इन कार्बन रेजिस्टेंसेस। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कलर कोड्स इन कार्बन रेजिस्टेंसेस। ये हमारा टॉपिक है, ये पढ़ना है, मैं कलर कोडिंग पढ़नी है। अब कलर कोडिंग को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंसेस होते कितने टाइप के हैं। भाई कलर कोडिंग तो पढ़नी है हमें, पर कलर कोडिंग से पहले आप सोचो कि रेजिस्टेंसेस जो पढ़े आपने वो कितने टाइप के होते हैं। रेजिस्टेंसेस के जो टाइप हैं, वो पहला टाइप है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड वायर टाइप। पता नहीं कितने टाइप के रेजिस्टेंस है, कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूं। एक है फिक्स्ड वायर टाइप, दूसरा है वेरिएबल, भाई रियोस्टेट जैसा है, ठीक है, यानी जिसका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, वेरिएबल। और आपको पता है इसका सिंबल कैसे बनाते हैं? ऐसे वेरिएबल रियोस्टेट की तरह ही काम करता है। रियोस्टेट भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसके बाद
वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ठीक है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद कार्बन कंपोजिशन वाला रेजिस्टेंस, कार्बन कंपोजिशन, और इसी को पढ़ना है हमें, यही है कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन कंपोजिशन वाला रेजिस्टेंस। इसके बाद एक होता है कार्बन फिल्म वाला रेजिस्टेंस, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। इसके बाद मेटल की फिल्म हो सकती है, तो बहुत टाइप के रेजिस्टेंसेस है। हम कार्बन रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और कार्बन के रेजिस्टेंसेस मेनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं उन पे फिक्सअप होते हैं। अब सवाल आता है कि यार ये कार्बन के रेजिस्टेंसेस को हम यूज क्यों करते हैं? क्या ऐसी बात है कि हमें कार्बन रेजिस्टेंसेस यूज करने पड़ते हैं? हमारे दिमाग में बात आती है यार इतने सारे रेजिस्टेंसेस हैं, एलॉयज हैं, हम उनको क्यों नहीं यूज करते? तो सबसे सिंपल है, देखो एलॉयज जो है, अगर एलॉयज को देखो और कार्बन को देखो, तो कार्बन की रेजिस्टिविटी एलॉयज से ज्यादा है। जो कार्बन की रेजिस्टिविटी है ना, रो ऑफ कार्बन, इट इज 3.5 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर। मेटल और एलॉयज से ज्यादा रेजिस्टिविटी है इसकी। अच्छा कंडक्टर भी है कार्बन, यानी कि कार्बन एक अच्छा कंडक्टर है विद हाई रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस में तो काम आ ही सकता है, इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ता पड़ता है। बहुत छोटा सा हिस्से से आप बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो इतनी रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है ये, इस रेजिस्टिविटी पे आप बहुत छोटे से मटेरियल में ना कुछ ओम से लेके 22 है ना मेगा, 22 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस बना सकते हो। 1 ओम से लेके 22 मेगा ओम तक, एक से भी कम जा सकते हो और 22 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो आप कार्बन के रेजिस्टेंसेस से। क्यों? रेजिस्टिविटी हाई होती है, एलॉयज से ज्यादा होती है। अच्छा, छोटी सी जगह पे काम हो जाता है। अगर आप एलॉयज का बनाओगे तो इतना भारी रहेगा, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है उसमें फिट करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिट करना मुश्किल है, महंगा है, रेजिस्टिविटी भी कम है, अच्छा कंडक्टर भी नहीं है। इन सब की वजह से हम कार्बन के रेजिस्टेंसेस को प्रिफर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कार्बन का रेजिस्टेंस बना किस चीज से होता है? सिंपली कार्बन का रेजिस्टेंस में या तो कार्बन होगा या कार्बन का पाउडर होगा, और उसमें सिरामिक क्ले टाइप का होता है, मेड ऑफ क्ले। सिरामिक मतलब क्ले, सिरामिक और कार्बन का पाउडर या कार्बन को मिक्स करके कार्बन रेजिस्टेंसेस बनाते हैं। और रीजन आपको पता ही चल गया, हाई रेजिस्टिविटी है, इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्ट वाला है, ठीक है। इन सब वजहों से हम कार्बन का रेजिस्टेंस यूज करते हैं। क्लियर? अब कार्बन का रेजिस्टेंस तो यूज तो हमने कर लिया, बहुत छोटा होता है कार्बन का रेजिस्टेंस। मैं अपने बोर्ड पे बना के दिखाऊं तो इतना छोटा, बहुत छोटा। अब छोटी सी जगह पे मान लो मैंने 5000 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, मैंने बोला कि 1 ओम से भी कम से लेकर के 22 मेगा ओम, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंसेस हैं। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमें वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी ना कि भाई कितने ओम का रेजिस्टेंस है। जब तक वो कहीं मेंशन ना हो, कहीं लिखा हुआ ना हो, तो दुकान वाला बेचेगा कैसे, हम खरीदेंगे कैसे? भाई रेजिस्टेंस के ऊपर मार्क तो होना चाहिए। अब आप सोचो, आपके पास मशीनें अवेलेबल है, डाइज अवेलेबल है, जैसे आप पेन के रिफिल पे लिखा हुआ देखते हो, पेन के रिफिल का जितना ही पतला होता है उससे भी पतला होता है कार्बन का रेजिस्टेंस, और पेन का रिफिल तो बहुत बड़ा होता है, वो छोटा भी बहुत होता है। अब आपने डाई की मदद से उसके ऊपर लिख तो दिया, पर सोचो अगर सर्किट में वो नीचे की तरफ दब गया या लिखा हुआ मिट गया, थोड़ी जगह ही तो लिखोगे, तो आप कैसे पहचानोगे? तो पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू हम आसानी से लिख दें, सर्किट में आसानी से पहचान लें, इसके लिए हम कलर कोडिंग करते हैं। जैसे हम लोग अपने लाइफ में भी ना कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं जब मैं हाथ खड़ा कर दूं तो समझ लेना आना है। आप अलग अलग तरह के कोड इस्तेमाल करते हो ना, क्लासेस में भी इशारे बोलते हैं हम उसको कि भाई अलग ये इशारा करूंगा तो ये समझना, और ये इशारा करूंगा तो ये समझना। ऐसे ही कार्बन रेजिस्टेंसेस में कोडिंग की जाती है, और उस कोड का मतलब हमें पहले से पता होता है।
बाद में हम कलर को देखते हैं और कलर कोड के हिसाब से उसको डी कोड कर लेते हैं। हमें पता है कि रेड कलर हो तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, ब्लू की वैल्यू हमें पता होगी, ग्रीन की वैल्यू हमें पता होगी, हमें हर कलर की वैल्यू पहले ही पता होगी और हम जब रेजिस्टेंस पे कोड देखेंगे तो उस कलर के हिसाब से उसकी डी कोडिंग कर लेंगे। तो मेनली कलर कोडिंग करने का यही रीजन है कि आप आसानी से रेजिस्टेंस की वैल्यू को पढ़ सको, ज्यादा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो क्या किया जाता है इसके लिए समझाता हूं आपको। तो मेन टॉपिक है हमारा कलर कोड्स एंड कार्बन रेजिस्टेंसेस। स्क्रीन को पॉज करके लिख जरूर लिया जाए। देखो कैसे करना है कलर कोडिंग। बहुत आसान है कलर कोडिंग, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल। देखो क्या होगा, आपके पास ये ऐसा रेजिस्टेंस होगा, इसमें क्या होगा 1 2 3 लाइन एक तरफ होगी, चौथी लाइन इधर होगी, 4 लाइनें हो सकती हैं। या तो ऐसा होगा 1 2 3 लाइन इधर होगी, चौथा यहां डॉट होगा। अलग अलग तरह की नोटिफिकेशंस हैं, मैं कुछ की बात बता रहा हूं आपको। या सिर्फ 3 लाइन मिलेंगी, इधर कुछ नहीं होगा। नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी के हिसाब से वो 3, या तो यहां पर एक लाइन हो, या तो यहां पर एक डॉट हो, या तो यहां पर कुछ भी ना हो। ऐसे ये 3 अलग अलग कलर होंगे, एक जैसे कलर भी हो सकते हैं, पर ये कलर होगा, ये भी कलर होगा, ये कलर होगा। तीनों लाइनें कलरफुल होंगी, चौथी लाइन भी कलरफुल होगी, डॉट भी कलरफुल होगा, 3 लाइन भी कलरफुल होंगी। या तो सिर्फ 3 लाइन कलरफुल होंगी, डॉट वॉट कुछ नहीं होगा। ऐसे कार्बन रेजिस्टेंसेस में कलर कोड और डी कोड आपको करना सीखना है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम कोडिंग करें तो किस कलर की वैल्यू क्या है, मतलब रेड कलर का न्यूमेरिकल वैल्यू हमें कितना लेना है, रेड का मतलब 1 है या रेड का मतलब 5 है, ये भी समझना पड़ेगा आपको। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है, बाय बेटर रेजिस्टेंसेस otherwise your grid bias will go wrong। देखो ये 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है। बाय बेटर रेजिस्टेंसेस अदरवाइज योर ग्रिड बायस विल गो रॉन्ग। अच्छे रेजिस्टेंस खरीदो। ग्रिड बायस का मतलब, ग्रिड मतलब बंधा हुआ, पावर ग्रिड, बिजली से चलने वाला मशीन, यानी बिजली से चलने वाली मशीन खराब हो जाएगी, नहीं तो अच्छे रेजिस्टेंसेस खरीदो। नंबरिंग 0 1 2 3 बहुत अलग अलग तरह की ट्रिक है, मैं इसको फॉलो करता हूं, आप किसी और को फॉलो कर सकते हो, बट दिस इज according to me it is a scientific। buy better resistances otherwise your grid bias will go wrong। अच्छे रेजिस्टेंसेस खरीदो वरना आपकी मशीन खराब हो जाएगी। अब आप देखें यहां पर क्या है, यहां पर बाय मतलब बाय से मैंने बी उठाया और बी का मतलब है ब्लैक। ये जो बी है, इस बी का मतलब हम याद कर लेते हैं ब्लैक कलर। इस बी का मतलब ब्राउन, इस आर का मतलब रेड कलर, इस ओ का मतलब ऑरेंज कलर, इस वाई का मतलब येलो कलर, इस जी का मतलब ग्रीन कलर, इस बी का मतलब ब्लू कलर, इस वी का मतलब वॉयलेट कलर, इस जी का मतलब ग्रे कलर और इस डब्ल्यू का मतलब व्हाइट कलर। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ब्लैक कलर है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कितनी सपोज करनी है, 0। ब्राउन की कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मान के चलनी है, 1, ठीक है। रेड की कितनी, 2, ऑरेंज की कितनी, 3, येलो की कितनी, 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वॉयलेट की 7, ग्रे की 8 और व्हाइट की 9। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और रेजिस्टेंस हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें रेजिस्टेंस लिखना हो तो R इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर C ओम प्लस माइनस D%।
ये रेजिस्टेंस लिखने का तरीका है। अब आप सब कहोगे सर ये ए बी सी क्या है? देखो ये जो पहला कलर है ना, इट रिप्रेजेंट्स ए। ये जो दूसरी लाइन होगी ये वाला कलर बी बताएगा, और तीसरी लाइन सी बताएगा, और चौथी लाइन डी। यहां पर भी पहला कलर ए, दूसरा कलर बी, तीसरा कलर सी और चौथा कलर डी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लेकर बताता हूं आपको। मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इसमें मान लो मेरे पास जो पहला कलर है, दिख रहा होगा आपको, रेड कलर लिया मैंने पहला। दूसरा कलर मैं ब्लैक ले रहा हूं, ये एक। तीसरा कलर मैं ग्रीन ले रहा हूं, और मैं चौथे कलर की बात ही नहीं कर रहा, अभी फोर्थ कलर की बात नहीं कर रहा। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पहले कलर का नाम ए देना है, दूसरे का बी, तीसरे का सी। अब देखो ए मतलब रेड कलर है यहां पर, और रेड के लिए क्या करोगे, 2 एज इट इज, 2 टेंस के प्लेस पे आ जाएगा। बी के लिए ब्लैक, वो यूनिट के प्लेस पे आएगा, इंटू 10 की पावर सी। सी मतलब 10 की पावर सी, सी मतलब ग्रीन, और ग्रीन के लिए 5 यूज करना है। इतने ओम का रेजिस्टेंस आ गया। एक और देखो, ये आ गया। अगर मान लो ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहला मान लो ग्रे कलर हो गया, दूसरा मान लो ग्रीन कलर हो गया, और तीसरा मान लो येलो कलर हो गया। अब क्या लिखोगे, देखो ग्रे पहले कलर पे है तो ए की जगह ग्रे, ग्रे की जगह 8। बी, बी मतलब दूसरा कलर, और दूसरा कलर ग्रीन, ग्रीन का मतलब 5। तीसरा सी, सी मतलब येलो, और येलो के लिए 4। तो क्या आएगा, ए बी इंटू 10 की पावर सी। तो कितनी वैल्यू आ गई, ए की जगह 8, 5 इंटू 10 की पावर 4 ओम। फिर अब ये जो डी है, डी ये क्या करता है, डी रिप्रेजेंट्स टॉलरेंस, which is closeness towards prescribed value। भाई मान लो आप मार्केट से कोई रेजिस्टेंस खरीदते हो, और वो मान लो 100 ओम का है। 100 ओम का रेजिस्टेंस आपने खरीदा, तो क्या ये 100 का ही होगा? जो मैन्युफैक्चरर है उससे एरर भी तो हो सकता है। रेजिस्टेंस कार्बन की मिक्सिंग से बनेगा, तो क्या पता मिक्सिंग ठीक ना की गई हो, तो 100 ओम ना हो। अब 100 ओम अगर नहीं होगा तो आप तो उस पर केस कर दोगे, क्योंकि अगर आपके अप्लायंसेस में प्रॉब्लम हुई तो आप तो परेशान हो जाओगे। आप कहोगे तूने तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी। इसके लिए क्या करता है मैन्युफैक्चरर, अपने आप को बचाता है और उसमें टॉलरेंस दे देता है। मान लो अगर मैं बोलता हूं कि 5% टॉलरेंस है, इसका मतलब 100 ओम का रेजिस्टेंस 95 और 100 ओम के बीच में होगा, कहीं ना कहीं वेरिएशन हो सकती है रेजिस्टेंस में। अगर मैं बोलता हूं 10% टॉलरेंस है 100 ओम के रेजिस्टेंस में, तो 90 से 110 के बीच में। 20% तो कितना, 80 से लेकर 120 में। 1% टॉलरेंस, इसका मतलब 99 से 101। 2% टॉलरेंस यानी 98 से 102 ओम। मतलब ये वेरिएशन आ सकती है, और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने आपको पहले ही बोल दिया। तो इस टॉलरेंस के लिए जहां 5% होता है, यहां पर हम लोग गोल्ड यूज करते हैं कलर। जहां 10% टॉलरेंस लिखना हो वहां सिल्वर कलर यूज कर लेते हैं। क्लियर है? जहां पर हमें टॉलरेंस 20% चाहिए वहां कोई कलर ही नहीं डालते, और 20 से ज्यादा टॉलरेंस वाला कोई खरीदेगा ही नहीं। वैसे तो आजकल 20 और 10 वाले भी नहीं चलते, आजकल तो 5% से कम टॉलरेंस वाले अच्छे रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, जहां पर 1% टॉलरेंस है, इसका वहां पर ब्राउन कलर यूज कर लेते हैं।
ब्राउन कलर अगर टॉलरेंस की जगह यूज होगा इसका मतलब है 1%, और अगर रेड कलर टॉलरेंस की जगह यूज हो तो 2%। ये आपको अभी पढ़ना नहीं, आपको सिर्फ 3 चीजों के बारे में पढ़ना है सीबीएसई में। पर क्या पता कहीं पूछ ले, तो याद रखना अगर ब्राउन कलर है, आगे ध्यान रखना आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, तो अगर ब्राउन कलर है तो टॉलरेंस 1% है, रेड कलर का मतलब टॉलरेंस 2% है। वैसे आपको 5, 10 और 20 के लिए देखना है। क्लियर? टॉलरेंस का मतलब होता है क्लोजनेस टुवर्ड्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर है? कभी कभार बच्चे कहते हैं कि सर अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई रेजिस्टेंस आए, अच्छा एक बात तो हो गई कि अगर मान लो C की वैल्यू, याद रखना ये सब अगर C में हो, है ना, ये सब C का मतलब 10 की पावर में 0, 1, 2, 3 तो ठीक है। कभी कभी हमें पॉइंट में भी तो लिखना आपको आ सकता है। मान लो अगर मुझे लिखने को आए कि 4.7 ओम रेजिस्टेंस, मैं आपको बोलूं कि 4.7 प्लस माइनस 5%, इसका कलर कोड बताओ। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 47 इंटू 10 की पावर -1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5%, है ना, ऐसे लिखेंगे 4.7। ये मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये लिख के बताओ 0.51 ओम प्लस माइनस 10%, इसकी कलर कोडिंग बताओ। देखो यहां तो पॉइंट वाली बात आ गई, यहां भी देखो ना 4 पॉइंट, ये कितना है 4.7। इसको अगर लिखना है तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे तो लिख ही सकता हूं, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस इस फॉर्म में लिखना है, ए बी इंटू 10 की पावर C, तो मैं इस फॉर्मूले में बना दिया। तो अगर मेरे पास 10 की पावर -1 करना हो या 10 की पावर -2 करना हो तो मैं क्या कलर यूज करूंगा? अगर 10 की पावर -1 करना हो तो गोल्ड कलर यूज करूंगा। तो यहां पर अगर 10 की पावर -1 हो तो आप गोल्ड एक्स्ट्रा लिख लो, और 10 की पावर -2 में सिल्वर भी लिख लो। ध्यान रखना आप, 10 की पावर -2 मतलब सिल्वर और 10 की पावर -1 का मतलब गोल्ड। अगर कहां पर तीसरे कलर में गोल्ड और सिल्वर आ जाए, गोल्ड आए तो मतलब समझना 10 की पावर -1 है, और तीसरे कलर में अगर सिल्वर आ जाए तो 10 की पावर -2 समझना है आपको। अब आप देखो इसकी कलर कोडिंग क्या होगी। 4 का मतलब देखो 4 का मतलब येलो, 7 का मतलब वॉयलेट, 10 की पावर -1 गोल्ड, और 5% फिर से गोल्ड। तो इसकी कलर कोडिंग क्या होगी? पहला येलो, वॉयलेट, गोल्ड और गोल्ड। इसमें देखो 5 है, 5 का मतलब क्या? 5 का मतलब ग्रीन, 1 का मतलब ब्राउन, 10 की पावर -2 सिल्वर, और 10% फिर से सिल्वर। अच्छा इनमें आओ, इनमें तो यहां नहीं दे रखा। अगर मान लो मैं यहां कुछ ना दूं तो इसकी टॉलरेंस आप कितनी लिख दोगे? +20%। अगर कोई भी बैंड ना हो चौथे में, या अगर बैंड की जगह मान लो यहां डॉट होता और डॉट ये सिल्वर कलर का होता इसमें, तो इसको क्या लिखते? +-10%। कोई कलर ना हो तो 20%, सिल्वर हो तो 10%, और गोल्ड हो तो 5%। वही गोल्ड अगर थर्ड में आ जाए तो वो पावर में -1 बनता है, और वही गोल्ड, वही सिल्वर अगर यहां आ जाए तो पावर में 10 की पावर -2 बनता है। ध्यान रखें आप। तो ये कलर कोडिंग हो गई आपकी, कौन सी? येलो, येलो, वॉयलेट, गोल्ड और गोल्ड। यहां पर भी 5% है, तो कितना आ गया? ग्रीन, ब्राउन, सिल्वर और सिल्वर। क्लियर? अगर सपोज करो मेरे पास एक ऐसा हो, ये ठीक है, इसमें ये वाला कलर हो ब्राउन, ये वाला हो ब्लैक, और थर्ड वाला क्या हो? थर्ड वाला मान लो मैं सिल्वर दे दूं आपको,
और ये वाला मैं आपको गोल्ड दे दूं। ये देखो ब्राउन की जगह 1 आएगा, ब्लैक की जगह 0, इंटू सिल्वर की जगह 10 की पावर -2 प्लस माइनस 5%, तो कितना आएगा 0.1 ओम प्लस माइनस 5%। ये लिखने का तरीका है, क्लियर है। इस तरह से आप कलर कोडिंग कर सकते हो। सिंपली आपको इन कलर्स, जो ये कलर हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है और टॉलरेंस का भी ध्यान रखना। टॉलरेंस सिर्फ 5, 10 और 20 आपसे पूछा जाता है, इसका 1 और 2% आपसे पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। और अगर पॉइंट में लिखना हो तो ध्यान रखना 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का मतलब कैसा, 10 की पावर -1 कौन सा कलर, गोल्ड, और -2 सिल्वर। और याद रखना, आप कहीं ये सोच रहे हो कि सर अगर कहीं पर मेरे पास 500 प्लस 0.7 हो तो इसको कैसे लिखेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, इसको 50 पे छोड़ देना है, इसको हटा देना है, इसको 50 इंटू 10 की पावर 50 इंटू 10 की पावर 1 कर देना है, बस 500। 2 ही डिजिट तक हम देखते हैं ज्यादा, क्योंकि टॉलरेंस भी फिर हम फैक्टर डाल देते हैं तो हमें ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ ये कलर कोडिंग का तरीका है। आई होप कि आपको कलर कोडिंग और आज के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें, कमेंट करके ही मुझे पता चलेगा कि मेरी क्लास आपके लिए इफेक्टिव हो रही है या नहीं। थैंक यू सो मच।